नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था शीर्षक राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्यापन करूँगा। हमने अब तक जो टॉपिकों का अध्ययन किया उसमें हमने ये संसद की बात की। संसद के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी जो भारत के राष्ट्रपति तथा संसद के दो सदनों से मिलकर बनेगी। उसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होगा और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ होगी। भारतीय संविधान के बारे में हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से प्रभावित था और भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारतीय संविधान में 1919 और 1935 भारत शासन अधिनियम में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। वर्तमान में उसी संघात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। उसके बाद हमने राज्यसभा की बात की। उसके बाद पहला था राज्यसभा। राज्यसभा में हमने राज्यसभा की रचना की बात की। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? जैसा मैंने शुरू में बताया, अधिकतम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं तथा 12 लोग विशेष ख्याति प्राप्त विद्वान होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपके अलग अलग राज्यों से संबंधित बात की थी कि फलां राज्य में फलां संख्या है, फलां राज्य में फलां संख्या है। इस बारे में हमने अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। रचना के बाद हमने राज्यसभा की रचना में परिवर्तन अधिनियम देखा। राज्यसभा की रचना में परिवर्तन हुआ 2003 में। उसमें मुख्य दो परिवर्तन किए गए। प्रथम परिवर्तन तो यह व्यवस्था की गई कि उम्मीदवार के उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। दूसरा, गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान किया गया। फिर हमने राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया। योग्यताओं के बारे में 30 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया पागल न हो और भारत के किसी भी शासन के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता। योग्यता के बाद हमने पदाधिकारी की बात की। पदाधिकारी कि इसका पदाधिकारी कौन होता है? इसका पदाधिकारी उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है तथा सभी सदस्यों में से एक उपसभापति होता है। इस प्रकार से हमने ये पदाधिकारियों की जो व्यवस्था की भारतीय संविधान के 89 के अनुसार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हमने राज्यसभा के पदाधिकारियों के बाद हम आज जो टॉपिक करना है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा के क्या कार्य है और क्या शक्तियां हैं, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें हमने दो टॉपिकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया था। एक तो विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्तियाँ। अब इसमें वित्त विधेयक को छोड़कर सभी शक्तियों में राज्यसभा को समान प्रतिनिधित्व रहता है। दूसरा है संविधान संशोधन की शक्तियाँ। संविधान संशोधन की शक्तियाँ। संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोकसभा के बाद किसी भी विषय में संविधान संशोधन करने पर राज्यसभा को समान बहुमत, समान स्थिति रहती है, जो स्थिति राज्यसभा पर संयोग से यह रहता है कि किसी भी विषय में विवाद हो जाता है। किसी भी विषय में लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा पारित नहीं करती, राज्यसभा पारित कर देती है, लोकसभा पारित नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ यानी रुपये पैसे से संबंधित क्या शक्तियाँ हैं, बजट से संबंधित राज्यसभा को क्या शक्तियाँ है। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं।
यद्यपि संविधान द्वारा इस सभा में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, जिसमें अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को सिर्फ सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन सुझावों को माने या न माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्भर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। संवैधानिक इतिहास में राज्यसभा ने ऐसा सबसे पहले 1977-78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफारिश की थी। 6 संशोधन लिखे दिए थे, लेकिन लोकसभा ने राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन रद्द कर दिए थे। नंबर 4 है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और लोकप्रिय संसद कौन सा होता है? लोगों द्वारा चुना। लोगों द्वारा चुना संसद कौन सा होता है? लोकसभा। अतः भारत में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों के पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को है। अतः कार्यपालिका के नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। नंबर 5 विविध शक्तियां। विविध शक्तियां। विधायी संविधान संशोधन वित्तीय कार्यपालिका के बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं विविध शक्तियां। विविध शक्तियां में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदनों से इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार न करें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत के प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति का पद का हटाने का प्रथम बार राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है। 1 माह से अधिक माह की अवधि तक आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित होना आवश्यक है। लोकसभा विघटन की स्थिति में राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए भी आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। नेक्स्ट है अनन्य शक्तियां। अनन्य शक्तियां। अनन्य शक्तियां। अंत में राज्यसभा 2 ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार शक्तियों के संबंध में देश के संघीय ढांचे में राज्यसभा राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के कारण इस प्रकार की 2 शक्तियां हैं। अनन्य शक्तियों में एक तो है हमारा संविधान के अनुच्छेद 249। संविधान का अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2 तिहाई बहुमत से 2 तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव प्रारंभ के 1 वर्ष के लिए लागू होंगे, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, कोई सीमा नहीं है। पहला तो यह है कि राज्यसभा का संविधान का अनुच्छेद 249 यह कहता है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का या केंद्रीय सूची में शामिल कर सकती है। ये अधिकार राज्यसभा को है और राज्यसभा 1 माह तक करती है। तो उसको चाहे
तो एक माह करके अधिकतम समय तक भी किया जा सकता है। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 312। संविधान का अनुच्छेद 312, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से पारित कर अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा द्वारा जब इस प्रकार की प्रस्ताव पारित न कर दे तो संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। यानी 349 को राज्य सूची को केंद्रीय सूची में बदलना और 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करना। राज्यसभा की शक्तियों में यह नितांत स्पष्ट हो गया है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है, राज्यसभा महत्व का सदन ही है। शक्तियों में इसकी स्थिति ब्रिटिश की लॉर्ड सभा और अमेरिका के सीनेट के बीच की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो थी इसकी शक्तियाँ। कितनी शक्तियाँ थी? 5-6 शक्तियाँ थी। विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विभिन्न शक्तियाँ और अनन्य शक्तियाँ। अनन्य शक्तियों में दो है, 249 और 312। 249 जो हमारा अनुच्छेद है, 249 हमारा अनुच्छेद है, ये राज्य सूची को केंद्रीय सूची में बदलने का है। 312 हमारा अनुच्छेद है जो अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का है। इस प्रकार राज्यसभा की शक्तियाँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आता है राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्यसभा के आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। राज्यसभा की स्थिति प्रारंभ में ही विवाद का विषय रही है। यद्यपि संविधान सभा एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन दूसरी ओर कुछ सदस्यों के द्वितीय सदन को उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक सदनात्मक व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव भी लाए थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, संविधान प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर भी द्वितीय सदन को अधिक पक्ष में नहीं थे। संविधान लागू होने के एक बार अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए समाप्त कर देने की बात भी कही है। लोकसभा के प्रति की गई आलोचनाओं को, राज्यसभा के प्रति की गई आलोचनाओं को प्रमुख रूप से 2 रूपों में अध्ययन कर सकते हैं। प्रमुख रूप से 2 रूपों में अध्ययन कर सकते हैं। एक इसका आता है रचना संबंधी, एक इसकी आलोचना जो होती है वो है रचना संबंधी। रचना संबंधी इसका संगठन जो है उसकी संबंधी है। दूसरी जो आलोचना है वो शक्ति संबंधी, दूसरी आलोचना है वो है शक्ति संबंधी आलोचना। शक्ति संबंधी आलोचना। अब रचना संबंधी आलोचनाएं क्या है? रचना संबंधी आलोचना को हम देखते हैं। रचना की दृष्टि से, इसको सदस्यों की संख्या की दृष्टि से राज्यसभा की बहुत सारी आलोचनाएं की गई। सर्वप्रथम ये कहा जाता था कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का संघात्मक राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिकी सीनेट तथा राष्ट्रीय संघ के द्वितीय सदन के समान राज्यसभा सदस्यों को दलगत आधार पर किया जाता है। गिरधारी लाल के शब्दों में, संविधानवेत्ता गिरधारी लाल के शब्द में, ये राज्यसभा नहीं परंतु राज्य विधानसभाओं को राजनीतिक दलों की एक सभा है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का विशेष उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। विशेष उद्देश्य प्रथम ये है कि इसकी संघात्मक व्यवस्था के अनुसार इसकी आलोचनाएं की गई। द्वितीय है अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और इस बात का बहुत अधिक डर रहता है कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धन की शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों से राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाएगा। व्यवहार में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है। पहली तो संघात्मक इसके ढांचे से संबंधित है, दूसरी भ्रष्टाचार से संबंधित है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने पर इसमें भ्रष्टाचार का पूर्ण बोलबाल रहने की संभावना रहती है। तीसरा है राज्यसभा का
सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। इस संबंध में दोष है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों में विधानमंडलों में क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद के कारण ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें राष्ट्रीय हित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं। चौथा है राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनयन की यह प्रणाली नितांत अप्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका के द्वारा अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है, अपने चहेतों को मनोनीत किया जा सकता है। पांचवा है व्यवहार के अंतर्गत राज्यसभा का प्रयोग राजनीतिक शरणगृह के रूप में किया जाता है। जिन लोगों को राजनीतिक चुनाव जीत नहीं जाते, जो लोग चुनाव नहीं जीत पाते, उनके लिए किया जाता है। राज्यसभा में प्राय ऐसे लोगों को स्थान किया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव जीत नहीं सकते या प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ प्राप्त दल द्वारा अवकाश प्राप्त अयोग्य विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना दिया जाता है। इस प्रकार ये 5 इसमें आलोचनाएं की। उस आलोचनाओं को दूर करने के लिए 2003 में राज्यसभा की रचना में परिवर्तन किए गए। राज्यसभा की रचना में 2 परिवर्तन किए। एक तो इसके अंतर्गत राज्यों का सदन विवेकपूर्ण विचार करने के बाद सदस्यों को संबंधित राज्य का निवासी होने की शर्त लगाई थी, परंतु संविधान के प्रावधान समाप्त करने के बाद इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। द्वितीय है आलोचकों के अनुसार खुला मतदान लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। नवीन व्यवस्थाओं में राजनीतिक मनमाना आचरण करने की छूट मिल जाएगी। ये थी हमारी रचना संबंधी आलोचनाएं। इसका संकलन किया गया उससे संबंधित आलोचना। दूसरी है शक्ति संबंधी आलोचना। संविधान द्वारा राज्यसभा को जो अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त की गई, उन अधिकार और शक्तियों से यह निरर्थक तथा अनुपयोगी सदन कहा जा सकता है। सही रूप में राज्यसभा की ये स्थिति है कि साधारण विषय के विधेयक के संबंध में 6 माह, वित्त विधेयक के समय में 14 दिन की देरी लगा सकती है। यह मंत्रिपरिषद को नाम मात्र के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा जिन अन्य कार्यों को किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं को प्रस्ताव पारित करना, उसके संबंध में आलोचकों का ये कहना है ये कार्य संविधान द्वारा स्थापित किन्हीं अन्य संस्थाओं और अधिकारियों को भी सौंपे जा सकते हैं। केवल इन कार्यों के लिए राज्यसभा का कोई अस्तित्व, कोई औचित्य नहीं है। आलोचकों के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति के भारतीय संविधान के कार्यक्रम में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है राज्यसभा में वित्तीय तथा अवित्तीय विधेयकों संबंध में देर करने की शक्ति प्राप्त है, वो हानिकारक सिद्ध हुई है। विशेष परिस्थितियों में बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हुई है। तृतीय है आलोचकों के अनुसार लोकसभा की कार्रवाई तथा गठन इस प्रकार का है कि इसे कानून निर्माण में न तो आवश्यक जल्दबाजी से अपनाया जा सकता और न ही निरंकुशता को। अतः लोकसभा का थोड़ा सा भी अंकुश रखने के लिए राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्यसभा का औचित्य। राज्यसभा का औचित्य, राज्यसभा का औचित्य है कि नहीं है। इस प्रकार हमें आलोचकों द्वारा आलोचनाएं लोकसभा राज्यसभा के विरोधी घटनाओं, राज्यसभा के अस्तित्व को फिर भी उपयोगी और लाभप्रद रहा है। यदि देवताओं का सदन नहीं बना है राज्यसभा, तो दूसरी ओर दुष्टों का भी सदन नहीं बना है। राज्यसभा उन कार्यों को करती है जो परंपरागत द्वितीय सदन द्वारा किया जाता है। जैसे भारत जैसे विशाल देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने से देश के लिए संघात्मक व्यवस्था के लिए द्वितीय सदन स्वाभाविक तथा नितांत आवश्यक है, और इस नितांत तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा का औचित्य महत्वपूर्ण है। राज्यसभा महत्वपूर्ण सदन साबित हो रहा है। इसके संबंध में पंडित नेहरू ने 6 मई 1953 को राज्यसभा में बिल्कुल ठीक ही कहा था कि दोनों सदनों में परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सदनों में से एक नहीं परंतु दोनों एक साथ मिलकर इस संसद का निर्माण करते हैं
और वो भारतीय संसद के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार हमने संसद के एक सदन का वर्णन कर लिया, जिसमें संसद का एक सदन हमारा राज्यसभा की रचना की बात की। राज्यसभा की रचना, संसद की रचना संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार की गई है। फिर हमने परिवर्तन की बात की, फिर हमने योग्यताओं की बात की, फिर पदाधिकारी, इसका पदाधिकारी सभापति, उपराष्ट्रपति होता है, उपसभापति, उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसको चुनाव द्वारा चुना जाता है। फिर हमने राज्यसभा की शक्तियों की बात की, विधायक शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका समिति, विविध शक्तियां और अन्य शक्तियां। फिर हमने राज्यसभा की आलोचना की बात की, रचना संबंधी आलोचना और शक्ति संबंधी आलोचना। फिर हमने राज्यसभा के औचित्य की बात की। हम कितनी भी आलोचनाएं करने, कितने भी उपयोग करते हैं, पर भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, द्विसदनात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा की निहायती आवश्यकता है। दोनों सदन मिलकर ही अपना कार्य करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सुरक्षित रहे, घर में रहे।